हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय रॉय स्टडी पर। दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 ग्रेजुएट लेवल के रीजनिंग के सवाल। दोस्तों, यह जो आज हम शिफ्ट करेंगे वो है 16 मार्च 2026 शिफ्ट थर्ड का पार्ट 3। दोस्तों, इससे पहले मैंने 2 दिन पहले इस शिफ्ट थर्ड का पार्ट फर्स्ट को भी डाला हुआ था 10 सवाल। उसके बाद मैंने एक दिन पहले यानी कि कल इसका पार्ट 2 भी डाला था, जिसमें भी मैंने 10 सवालों को सॉल्व करवाया था। और आज मैं इसका पार्ट 3 सॉल्व करवा रहा हूँ, जिसको देखने के बाद आपके इस शिफ्ट के 30 सवाल पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप इन तीनों वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताया हुआ है और इस वीडियो पे भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। दोस्तों, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, तभी आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। और नहीं समझ आता तो दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ, मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है और आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए दोस्तों। ठीक है, मैं अपने वीडियोस को पूरा पूरा अपने मोबाइल यानी कि फ़ोन से ही रिकॉर्ड करके अपलोड करता हूँ, एडिटिंग करके। लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा वीडियो में ऑडियो क्वालिटी या ऑडियो प्रॉब्लम थोड़ा आ जाता है, यानी कि कभी कभी थोड़ा कुछ साउंड आपको सुनने को मिलेगा तो थोड़ा मोड़ा डिस्टरबेंस करता है। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ इस बात को। लेकिन दोस्तों, मैं तो अभी मोबाइल से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप लोग जो है, अगर ऐसा कोई सवाल में आपको ऑडियो प्रॉब्लम आता है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग कोशिश करिएगा हेडफोन का यूज़ करने का। और अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप लोग दोस्तों नीचे कमेंट में उस क्वेश्चन नंबर को और साथ में लिख दीजिएगा कि सर, इस सवाल में ऑडियो प्रॉब्लम था, आप इसको दोबारा से समझा दीजिए। तो दोस्तों, मैं उस सवाल को दोबारा से वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए दोस्तों। ठीक है, और मैं कंटिन्यू यहाँ पे वीडियोस डाल ही रहा हूँ रीजनिंग के। मैंने आरआरबी एएलपी, आरआरबी टेक्नीशियन, आरआरबी ग्रुप डी के सवालों को यहाँ पे रीजनिंग के सवालों को सॉल्व करवाया है बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों, आज अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम जो करेंगे वो है 16 मार्च 2026 से थर्ड पार्ट 3। दोस्तों, पहला कथन है सिलोगिज्म का। दोस्तों, कथन कह रहा है कुछ मुर्गी क्या है, टर्की है। कुछ मुर्गी शुतुरमुर्ग है, कुछ टर्की चील है। दोस्तों, इसका हम वेन डायग्राम बनाते हैं। दोस्तों, कह रहा है कुछ जो मुर्गी है वह क्या है, टर्की है। और कुछ शुतुरमुर्ग, कुछ मुर्गी शुतुरमुर्ग है, तो शुतुरमुर्ग यहाँ पे आ जाएगा। और कुछ टर्की चील है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, मैंने मुर्गी को माँ से लिखा है, टर्की को ट से, चील को च से और शुतुरमुर्ग को स से लिखा। तो दोस्तों, इसका वेन डायग्राम तो बन चुका है। अब हम मिलाते हैं इसके निष्कर्ष क्या कह रहे हैं। दोस्तों, पहला निष्कर्ष है कुछ मुर्गी चील है। दोस्तों, क्या मुर्गी और चील में आपको कथन में कहीं पे कुछ बताया है, कोई रिलेशन नहीं बताया ना दोस्तों। तो पहला तो आपका डाउटफुल है, तो इसको हम गलत कर देंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है। दोस्तों, दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कुछ टर्की आपके शुतुरमुर्ग। दोस्तों, टर्की यहाँ पे है, शुतुरमुर्ग यहाँ पे है। दोस्तों, मुर्गी का संबंध टर्की से है और मुर्गी का संबंध शुतुरमुर्ग से है, ऐसा हमको कथन में कहा है। लेकिन क्या दोस्तों शुतुरमुर्ग और टर्की का कोई संबंध के बारे में हमको कथन में कहा है? नहीं कहा है ना दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों इसका दूसरा निष्कर्ष भी हम गलत कर देंगे, क्योंकि ये भी डाउटफुल है। ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि मैंने इन दोनों निष्कर्षों को क्यों गलत किया। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दूसरा अनुसरण करता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों, कह रहा है किसी निश्चित कोड भाषा में टायर को 2735 के रूप में कोडबूट किया जाता है तथा टाइम को 3475 के रूप में कोडबूट किया जाता है। तो दी गई भाषा में एम का कोड क्या होगा। ठीक है, एम का कोड हमको निकालना। दोस्तों, अगर आप देखेंगे इस टायर का जो कोड है 2735 और टाइम का कोड है 3475। दोस्तों, इसमें जो है टाइम में आपको एम दिख रहा है
लेकिन टायर में आपको एम नहीं दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो उसी हिसाब से जो टाइम का जो 3475 कोड दिया है और टायर का 2735 कोड दिया है, इसमें जो जो संख्या कॉमन नहीं होगा वही आपका उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलाते हैं। दोस्तों टाइम में 3 दिया है, टायर में भी 3 दिया है, तो यह तो नहीं होगा। दोस्तों टाइम में 4 दिया है, लेकिन क्या दोस्तों टायर में आपको 4 कहीं पर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना दोस्तों, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, मैंने इसको भी बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, आपको जरूर समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, नहीं समझ में आएगा दोबारा देख लीजिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। प्रश्न 71 कह रहा है PQRSTU भी 7 बंदे एक गोल मैच के पारित केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। दोस्तों इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। दोस्तों 7 बंदे इस तरीके से आप लोग एरो बना लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से हमेशा 2 पॉसिबिलिटी लेके आप लोग चलिएगा। एक बगल में भी बना लीजिए। ठीक है, दोस्तों अगर कोई भी सवाल में ऑडियो प्रॉब्लम आएगा तो उसको आप लोग कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा और क्वेश्चन नंबर को, और लिख दीजिएगा कि सर इस सवाल पे प्रॉब्लम था, तो मैं उसको अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। लेकिन आप लोग जरूर हेडफोन का यूज़ करिएगा। ठीक है दोस्तों, आपको सुनने को अच्छे से मिलेगा उसमें। ठीक है, और दोस्तों सपोर्ट करिएगा। मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से आपको पढ़ाने का। तो दोस्तों आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को पूरा देख के जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। दोस्तों अब हम सवाल को बनाते हैं। दोस्तों कह रहा है कि BT के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इस लाइन को अभी हम होल्ड करते हैं। दोस्तों हम आगे से यूज करते हैं। यू आर के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। दोस्तों जो यू है ना, यू जो है दोस्तों वो आर के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। ठीक है दोस्तों, यू जो है वो आर के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, यानी कि आर का पोजीशन क्या होगा? यू के जस्ट दाएं तरफ। ठीक है दोस्तों, ये 2 बंदे बैठ चुके हैं। अब कह रहा है कि आर एस के बाएं से दूसरे स्थान पर है। दोस्तों आर जो है एस के बाएं से दूसरे स्थान पर है, इसका मतलब यह होगा कि जो एस का जो पोजीशन होगा ना दोस्तों वो आर के दाएं से दूसरे स्थान पर होगा, यानी कि ये एक बात ये यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों, जब कह रहा है कि आर एस के बाएं से दूसरे स्थान पर है, देखिए दोस्तों एस के बाएं से दूसरे स्थान पर आर है ना एक गैप के बाद, तो उसी हिसाब से एस का पोजीशन क्या होगा? आर आर से अगर हम देखेंगे तो आर के दाएं एक छोड़ के एस बैठा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। दोस्तों अब कह रहा है कि क्यू टी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। दोस्तों इससे पहले जो ये जो लाइन हमने होल्ड किया था इसको अब हम यूज कर लेते हैं। भी टी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, यानी कि भी और टी के बीच में गैप नहीं है। तो दोस्तों ये जो 3 जगह है ना, यहीं पे कहीं पे बी और टी बैठेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम 2 जगह पे बी और टी को बैठा के रखते हैं, चेक करते हैं, देखते हैं कि हमारा उत्तर आता है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, टी के बी टी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। दोस्तों टी को हम जस्ट यू के बाएं पड़ोस में बैठा रहे हैं और उसके जस्ट बाएं पड़ोस में वी को हम बैठा ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यही तो कह रहा है ना, जो भी है वो टी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा। अच्छा दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। वैसे मैं हर वीडियो में बताता ही। दोस्तों अगर कोई बंदे अगर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तो उसका जो घड़ी की दिशा में लेफ्ट होता है, ठीक है, और घड़ी की विपरीत दिशा में राइट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना, ये मैं थोड़ा सा बताना भूल गया था, लेकिन हर वीडियो में मैं ये बात को बताता जरूर हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा भूल गया था। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों एक जगह हमने टी को यू के जस्ट बाय बैठाया और उसके जस्ट बाय वी को बैठाया। अब हम क्या करेंगे कि अब हम यू के एक गैप के बाद टी को बैठाएंगे और उसके जस्ट बगल में बाएं तरफ वी को बैठा देंगे। ठीक है दोस्तों, यही 2 पॉसिबिलिटीज थी वी और टी का बैठने का। अब हम आगे पढ़ते हैं। जो ये लास्ट लाइन था ये क्यू टी के बाएं से तीसरे स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, क्यू टी के बाएं से तीसरे स्थान पर है। दोस्तों टी यहाँ पे बैठा है, इसके बाएं तीसरे 1 2 3। दोस्तों यहाँ पे तो एस बैठा है, तो ये वाला पहला पॉसिबिलिटी हमारा क्या हो गया?
गलत हो गया ना दोस्तों, पहला पॉसिबिलिटी गलत हो गया, इसीलिए मैं हमेशा दो पॉसिबिलिटी लेके चलता हूँ और आपको भी कहता हूँ हमेशा दो पॉसिबिलिटी लेके चलिए। तो दूसरा पॉसिबिलिटी से देखिए दोस्तों, जो आपका जो ये है टी, ठीक है, इसके टी के क्यू टी के बाय से तीसरे स्थान पर है दोस्तों। देखिए टी के जस्ट बाय वी है, उसके जस्ट एक के बाद एस है, उसके तीसरे पे यहाँ खाली है, तो आपका जो क्यू है ना दोस्तों, ये क्यू यहाँ पे आ जाएगा एस और आर के बीच में, ठीक है दोस्तों। क्यू के जस्ट बाएं तरफ आर है और उसके दाएं तरफ एस है दोस्तों। ये वाला हमारा बैठ चुका है डायग्राम। अब क्या पूछ रहा है, एस के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है दोस्तों, ये है आपका एस, इसके दाएं दूसरा ये डायरेक्शन हो जाएगा दोस्तों। कौन बैठा है, टी ही तो बैठा है दोस्तों, ठीक है। एस के दाएं दूसरे कौन बैठा है, टी बैठा है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इस सवाल को भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपको जरूर समझ में आएगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो आप लोग वीडियो को दोबारा तिबारा देख लीजिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। और दोस्तों पेन पेपर लेके बैठिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चनों को आप लोग क्वेश्चन सहित लिख लिया कीजिए, ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं दोस्तों। प्रश्न 75, एक निश्चित कोड भाषा में a प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ठीक है। ए माइनस बी का अर्थ है बी का भाई है, ए इंटू बी का अर्थ है बी का पति है, और ए डिवाइड बी का अर्थ है बी की पुत्री है। तो हमको ये निकालना एच माइनस भी डिवाइड के इंटू टी प्लस आर, तो एच का आर से क्या संबंध, ठीक है दोस्तों। ब्लैंक पेज पे बनाते हैं इसका कोडिंग को दोस्तों। माइनस एच माइनस बी दोस्तों, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है दोस्तों। जो एच है वह भाई है किसका, भी का, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि बी डिवाइड के दोस्तों, ए डिवाइड के का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो भी जो है वह पुत्री हो जाएगी किसकी, के की, ठीक है। उसके बाद कह रहा है के इंटू टी दोस्तों, इंटू का अर्थ क्या है, ए बी का पति है, ठीक है। तो के जो है दोस्तों वह पति हो जाएगा आपका किसका, क्या रिलेशन है आगे, टी का, टी का पति हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। के टी का हस्बैंड है यानी कि पति है। उसके बाद क्या है दोस्तों, टी प्लस आर दोस्तों, ए प्लस बी क्या है, ए बी की माता है, तो दोस्तों टी जो है वह किसकी माता है, आर की, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये आर, ये जो के है ना दोस्तों, इसको मैं के को अच्छे से लिख दे रहा हूँ वरना आपको डाउटफुल हो सकता है दोस्तों। ये है के दोस्तों, के और टी के जो बच्चे हैं ना वो ये है एच भी और आर। आर का जेंडर हमको नहीं पता, लेकिन एच उसका पुत्र है, भी उसकी पुत्री है, के और टी की, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं हमसे पूछ क्या रहा है दोस्तों, एच का संबंध आर से क्या है दोस्तों, ये है एच और ये है आर, ठीक है दोस्तों। के और टी के बच्चे ही तो हैं ये एच भी और आर, तो आर जो है, आर मतलब एच का संबंध आर से क्या होगा दोस्तों, आर का क्या लगेगा, एच भाई ही तो लगेगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाई, ठीक है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। प्रश्न 79, इस प्रश्न में एक प्रश्न के बाद दो कथन दिए गए हैं जिन्हें एक और दो क्रमांकित किया गया है। आपको यह तय करना है कि यह कथनों में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। दोनों कथनों को पढ़े और उचित उत्तर चुने। प्रश्न कह रहा है, 5 विद्यार्थी आलोक, भारती, सेलिन, दर्पण और एमा ने एक परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए, तीसरा सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किया है, ठीक है। तो ब्लैंक पेज पे दोस्तों इसका हम कर लेते हैं रैंकिंग को दोस्तों। 5 बंदे हैं तो ये हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से दोस्तों। यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा रैंकिंग का, ये ग्रेटर देन का साइन है, आपको पता ही होगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए जो पहला जो कह रहा है, दर्पण ने आलोक और भारती से अधिक अंक लेकिन सेलिन से कम अंक प्राप्त किया है दोस्तों। जो दर्पण है ना, हमसे क्या पूछ रहा है, तीसरा सबसे अधिक, तो ये हमको चाहिए, ठीक है। हमको सॉल्व नहीं करना है इसको, हमको बस देखना उत्तर निकल रहा है कि नहीं दोनों कथनों से। अगर निकल रहा है तो हमारा उत्तर मिल जाएगा, नहीं निकल रहा तो फिर हम उस ऑप्शन को टिक करेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए जो दर्पण है ना वो आलोक और भारती से अधिक अंक पाया है दोस्तों। जो दर्पण है ना वह क्या पाया है, आलोक और भारती से अधिक अंक पाया है दोस्तों, ठीक है। और सेलिन से कम अंक पाया है, सेलिन से कम अंक पाया है ना, ठीक है, दर्पण, ठीक है।
ये कह रहा है ना, जो दर्पण है दोस्तों वह ये आपका आलोक और भारती से अधिक अंक लेकिन सैलिन से कम अंक पाया है। ठीक है, पहला कथन के हिसाब से। ठीक, अब दोस्तों जो दूसरा कथन है ना, वो क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए दोस्तों दूसरा कथन में एमा ने दर्पण से अधिक अंक लेकिन सैलिन से कम अंक पाया है। दोस्तों अगर आप देखेंगे, ये जो दर्पण है ना, दर्पण इस ये दो बंदों से अधिक अंक पाया है, इससे आलोक और भारती से तो अधिक अंक पाया है। लेकिन ये जो दूसरा जो कथन में दिया है दोस्तों, जो एमा है ना, एमा वह दर्पण से अधिक अंक पाया है। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है दोस्तों, वह दर्पण से अधिक अंक पाया है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, और ये जो अ, एक मिनट दोस्तों, दोस्तों एमा दर्पण से अधिक अंक पाया है। ठीक है, एमा दर्पण से अधिक अंक पाया है। और ये देखिए दोस्तों, सेलिन भी दर्पण से अधिक अंक पाया था। ठीक है, और यहाँ पे कह दिया है कि एमा ने दर्पण से अधिक लेकिन सेलिन से कम अंक पाया। ठीक है, तो सेलिन सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे, ये जो दर्पण है ना, दर्पण दो लोगों से अधिक पाया है, आलोक और भारती से, और दो लोग सेलिन और एमा से उसके अंक कम है, दो लोगों से। ठीक है ना दोस्तों, तो अगर हमको तीसरा निकालना है सबसे अधिक कौन पाया है, तो यही तो पाया है दोस्तों, दर्पण ही तो है। दर्पण ही तीसरा सबसे अधिक पाया है और यही हमसे पूछ रहा था। तो हमारा जो उत्तर है यहाँ पे निकल चुका है दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ये। प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन एक और दो दोनों में एक साथ पर्याप्त है, केवल कथन एक या केवल कथन दूसरा नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, सी। तो मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके इसको बताया है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों दर्पण से दो लोग अधिक पाए हैं, आलोक और भारती, और दर्पण दो लोगों से अधिक पाया है, आलोक और भारती से अधिक अंक पाया है, और दर्पण से दो लोग अधिक पाए हैं। ठीक है, अगर दर्पण से दो लोग कम अंक पाए हैं, आलोक और भारती, और दर्पण से दो लोग अधिक अंक पाए हैं, सेलिन और एमा, तो दोस्तों तीसरा सबसे अधिक तो दर्पण ही होगा ना। ठीक है दोस्तों, ये बहुत अच्छा सवाल था, मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया। दोस्तों एक लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, नहीं समझ आएगा दोबारा देख लीजिएगा, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। दोस्तों अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। दोस्तों प्रश्न 81, टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड में से प्रत्येक की सगाई सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग दिन है। दोस्तों ब्लैंक पेज पे इसका वेन डायग्राम, मतलब इसका डायग्राम को हम बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे मंडे, सबसे पहले आएगा मंडे। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा ट्यूसडे, उसके बाद वेडनेसडे यानी कि बुधवार, उसके बाद थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार, उसके बाद फ्राइडे यानी कि शुक्रवार, उसके बाद सैटरडे यानी कि शनिवार, उसके बाद संडे यानी कि रविवार। इतना तो अंग्रेजी आपको आता ही होगा दोस्तों। दोस्तों इसके सामने एरो लगा लेते हैं, आप लोग भी ऐसे ही एरो बना लीजिएगा। ठीक है, अब एक बीच में हम लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, पहला और दूसरा हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी के लिए ये चीज करते हैं, आप लोग भी कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं क्या कह रहे हैं। दोस्तों बी की सगाई सप्ताह के तीसरे दिन है। दोस्तों बी की सगाई अगर सप्ताह का तीसरा दिन है, यानी कि सप्ताह का तीसरा दिन कौन सा होता है दोस्तों, अगर सोमवार से सप्ताह शुरू होता है, तो दोस्तों भी आ जाएगा आपका, यहाँ पे आएगा बुधवार को भी बैठेगा। ठीक है, बी की सगाई बुधवार को होती है। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि वाई के बाद केवल एक व्यक्ति की सगाई है। दोस्तों वाई के बाद केवल एक व्यक्ति की सगाई है, यानी कि दोस्तों वाई की सगाई जो है वह शनिवार को होता है। ठीक है, वाई की सगाई कब होगी, शनिवार को होगी दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आगे कह रहा है बी और एक्स के बीच केवल तीन व्यक्तियों की सगाई है। दोस्तों बी की सगाई अगर बुधवार को है, तो उसके बीच में तीन गैप के बीच बाद, बी की सगाई अगर बुधवार को है तो उसके तीन गैप के बाद ही किसकी सगाई होगी दोस्तों, एक्स की सगाई होगी। ठीक है, एक्स की सगाई यानी कि रविवार को होगी। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों,
अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या कह रहा है। दोस्तों W और Z के बीच केवल एक व्यक्ति की सगाई है। दोस्तों W और Z के बीच केवल एक व्यक्ति की सगाई है और T की सगाई Z के ठीक बाद है। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं मान लीजिए कि B के जस्ट पहले W की सगाई होती है और B के जस्ट बाद जो है Z की सगाई होती है और Z के जस्ट बाद बोला है कि T की सगाई भी होती है। ठीक है, तो ये वाला लाइन बैठ जा रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि V के जस्ट पहले Z की सगाई होती है और B के जस्ट बाद आपका W की सगाई होती है जैसा कि कहा है, लेकिन दोस्तों Z के ठीक बाद तो B बैठा, तो यहाँ पे तो T आ नहीं पाएगा। क्वेश्चन में कह चुका है कि W और Z के बीच केवल एक व्यक्ति की सगाई है और T के जस्ट बाद ही Z की सगाई होती है। T की सगाई Z के ठीक बाद ही होती है। तो दोस्तों ये पहला वाला जो पॉसिबिलिटी है ना, इससे आपका उत्तर निकल रहा है। ठीक है, ये लाइन बैठ गया, दूसरे वाले में नहीं बैठ रहा है। ठीक है ना, इसमें बैठ गया। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा दो पॉसिबिलिटी लेके चलिए, जिससे आपको एलिमिनेट करने में आसानी होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो ही चुका है। दोस्तों अब देखते हैं क्या पूछ रहा है। दोस्तों U और T के बीच कितने व्यक्तियों की सगाई है। दोस्तों अगर आप देखेंगे सोमवार से लेके रविवार बस एक ही जगह खाली है, वह जगह है सोमवार, तो वहां पे U बैठ जाएगा। ठीक है, और दोस्तों कह रहा है कि U और T के बीच कितने व्यक्तियों की सगाई है। ठीक है ना, तो दोस्तों U की सगाई सोमवार को है और T की सगाई शुक्रवार को है, तो इन दोनों के बीच तीन व्यक्तियों की सगाई होती है दोस्तों। ठीक है, आपको दिख रहा होगा W, X और Z। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सवाल भी अच्छा सवाल था, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पूरा जीरो से बताया है, अच्छा समय दे के। दोस्तों मैं आपको पूरा अच्छे से समझा रहा हूँ, आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। ठीक है, और लाइक भी जरूर करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, उसको मैं सॉल्व करूंगा। दोस्तों अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। दोस्तों प्रश्न 83 कह रहा है, यदि संख्या 52697148 में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। दोस्तों अवरोही क्रम यानी कि घटते हुए क्रम में। दोस्तों इसमें सबसे बड़ा है 9। ठीक है, सबसे बड़ा 9 है। उसके बाद आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा दोस्तों, फिर 7 आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए 9 8 7, उसके बाद आ जाएगा आपका 6, उसके बाद आ जाएगा आपका 5। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका 4 नहीं है, हाँ 4 है लेकिन 3 नहीं है दोस्तों। ठीक है, 3 नहीं है, 2 है और 1 है। ठीक है, टोटल 9 डिजिट था, देख लीजिए आप लोग, 5 2 6 9 7 1 4 8, 8 डिजिट है यहाँ पे, यहाँ पे भी 8 डिजिट है। ठीक है, और दोस्तों कह रहा है इस प्रकार बनी नई संख्या में बाई ओर से तीसरे। दोस्तों बाई ओर से तीसरा कौन है, पहला 9, दूसरा 8, उसके बाद तीसरा 7 है, और दाई ओर से दूसरे आएंगे। दोस्तों दाई ओर से दूसरा कौन है, दाई ओर से पहला 1 है, दूसरा 2 है। ठीक है, इनका क्या कह रहा है, इनका गुणनफल क्या होगा। दोस्तों 7 और 2 का गुणनफल क्या होगा, 14 होगा ना दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। दोस्तों प्रश्न 85, अंग्रेजी वर्णानुक्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 अक्षर समूह किसी निश्चित तरीके से समान है और इसलिए एक ग्रुप बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। दोस्तों आपको ऑड वन आउट इसमें ढूंढना है। दोस्तों पहला ऑप्शन हो रहा है OTP। ठीक है, इसको हम ब्लैंक पेज पे लिख लेते हैं। पहला क्या हो रहा है, OTP। ठीक है, OTP। दूसरा जो है आपका INK। तीसरा है आपका KPL। और चौथा है MRN। दोस्तों अब हम देखते हैं इसमें कौन सा विषम है। दोस्तों O का प्लेस वैल्यू 15 होता है, T का 20 होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का दूसरा कलर ले लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का 5 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, T का प्लेस वैल्यू 20 होता है, P का 16 होता है, तो यहाँ क्या हो रहा है, माइनस का 4 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या हो रहा है, माइनस का 4 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे I का प्लेस वैल्यू 9 होता है, N का 14 होता है। दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का 5 हो रहा है।
दोस्तों n का प्लेस वैल्यू 14 होता है, k का क्या होता है 11 होता है, तो यहाँ पे माइनस का 3 हो रहा है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों k का प्लेस वैल्यू 11 होता है, p का 16 होता है, यहाँ पे भी प्लस का 5 हो रहा है, और p का अगर 16 होता है, l का 12 होता है, यहाँ पे माइनस का 4 हो रहा है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों m का प्लेस वैल्यू 13 होता है और r का 18 होता है, तो यहाँ प्लस का 5 हो रहा है, और r का अगर 18 होता है, n का 14 होता है, तो यहाँ पे माइनस का 4 हो रहा है। दोस्तों आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इसमें ऑड वन आउट है। दोस्तों ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों में ही, तीनों में ही +5 -4 हो रहा है, पहले से दूसरे जाने में, दूसरे से तीसरे जाने में। लेकिन ऑप्शन जो आपका बी में है, यहाँ पे पहले से दूसरे जाने में +5 हो रहा है, दूसरे से तीसरे अक्षर को जाने में माइनस का 3 हो रहा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है, इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं, कौन सा अक्षर उस ग्रुप से संबंधित नहीं है, यानी कि वही है, ऑड वन आउट आपको ढूंढना है। दोस्तों हम लिख लेते हैं इसको ब्लैंक पेज पे। पहला है RV-WA, ठीक है, पहला ऑप्शन। उसके बाद दूसरा है PT-UY, PT-UY, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन सी है EI और IP, EI और IP, ठीक है। उसके बाद जो चौथा है आपका वह क्या है, GKLP, ठीक है, क्या है GK और LP, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं इसमें कौन सा ऑड वन आउट है। दोस्तों R का प्लेस वैल्यू 18 होता है, W का 23 होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का 5 हो रहा है। दोस्तों V का प्लेस वैल्यू 22 होता है, और A का एक प्लेस वैल्यू तो 1 होता है, दूसरा 27 भी होता है, तो यहाँ भी प्लस का 5 हो रहा है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों P का प्लेस वैल्यू 16 होता है, U का 21 होता है, यहाँ पे भी प्लस का 5 हो रहा है, और T का जो प्लेस वैल्यू होता है, एक मिनट दोस्तों, T का प्लेस वैल्यू 20 होता है, Y का 25 होता है, तो यहाँ पे भी प्लस का 5 हो रहा है दोस्तों। E का प्लेस वैल्यू 5 होता है, I का 9 होता है, तो यहाँ पे प्लस का 4 हो रहा है। I का प्लेस वैल्यू 9 होता है, P का क्या होता है दोस्तों, आपका 16 होता है, तो प्लस का 7 हो रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। G का प्लेस वैल्यू क्या होता है दोस्तों, G का प्लेस वैल्यू होता है 7 और L का 12, तो यहाँ पे भी प्लस का 5 हो रहा है। K का प्लेस वैल्यू 11 होता है, P का 16 होता है, यहाँ पे भी प्लस का 5 हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये जो ऑप्शन नंबर C है, यही आपका विषम है दोस्तों। ठीक है, बाकी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में +5 हो रहा है, लेकिन इसमें +4 +7 हो रहा है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों उस त्रिक का चयन करें जो नीचे दिए गए दो युग्मों द्वारा अनुसारित किए गए पैटर्न का अनुसरण करता है, दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। दोस्तों अगर आप देखेंगे इसमें BALD को क्या लिख दिया है, BADL। दोस्तों इसमें ये 4 अक्षर का है, तो दोस्तों पहला दूसरा अक्षर को तो सेम लिख दिया है, लेकिन तीसरा और चौथे को क्या कर दिया, चेंज कर दिया है। ठीक है, जैसे कि BALD को क्या लिखा है, BA पहला दूसरा सेम है, लेकिन ये जो तीसरा चौथा है उसको चेंज कर दिया। वैसे ही इसमें भी देखिए दोस्तों, ये एपिक को EP को सेम लिखा है, लेकिन IC को CI कर दिया। तो ऐसे ही अब हम ऑप्शन में ढूंढते हैं। दोस्तों पहला ऑप्शन है PART, दोस्तों यहाँ पे RT को चेंज कर दिया, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन है। दोस्तों ऑप्शन बी को देखते हैं, FIRE को, दोस्तों यहाँ पे भी पहला दूसरा ही चेंज हो गया, तो ये भी नहीं होगा। दोस्तों ऑप्शन सी देखिए, HIKE को HIEK, यहाँ दोस्तों यह हो सकता है, इसमें पहला दूसरा सेम है, लेकिन तीसरा चौथा को चेंज किया, वो ठीक है, वैसे ही हो रहा है इसमें भी। दोस्तों ऑप्शन डी को देखते हैं, COME को, दोस्तों CO को सेम लिखा है पहला दूसरा को, तीसरा चौथा ME को EM कर दिया, ये भी हो सकता है। अब हम लास्ट वाला देखते हैं दोस्तों, ABLD। दोस्तों अब देखेंगे पहला दूसरा को चेंज किया है और तीसरा चौथा समान है। दोस्तों देखिए BALD को क्या लिखा है दोस्तों, LD को तो सेम लिख दिया है तीसरा चौथा अक्षर को, लेकिन पहला दूसरा को चेंज किया है।
ऐसा ही अब हम इसमें भी देखें दोस्तों, एपिक में भी दोस्तों ईपी को चेंज किया है, देखिए पीई हो गया है और आईसी सेम है, ठीक है। उसी तरीके से अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा ऐसा हो रहा है, वही हमारा उत्तर होगा दोस्तों। एच आई, ये देखिए दोस्तों, इसको देखिए, एच आई को देखिए दोस्तों, आई एच किया है और के ई को समान लिख दिया, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर यही होगा। अब ऑप्शन डी में देखिएगा दोस्तों, सी ओ को यहाँ पे ओ ई ला दिया है, जब ओ सी होना था यहाँ पे, तो वो हुआ नहीं है, तो ये इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये था आज का सेशन, जो कि मैंने 10 सवाल आज के सेशन के बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको सॉल्व करवा दिए हैं। दोस्तों, हमारा 16 मार्च 2026 से थर्ड के सारे 30 सवाल कंप्लीट हो गए हैं। इससे पहले भी मैंने वीडियो डाले थे, पार्ट 1, पार्ट 2 और ये था पार्ट 3। दोस्तों, आप सभी तीनों वीडियोस को देख लीजिएगा, आपके सारे इस 16 मार्च के सिर्फ थर्ड के सारे 30 सवाल कवर हो जाएंगे। दोस्तों, चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम होगा ऑडियो से रिलेटेड, तो मैं आपको बता चुका हूँ, उस सवाल को लिख के नीचे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका अलग से वीडियो डाल दूंगा, लेकिन आप लोग जरूर वीडियो देखते समय हेडफोन का यूज करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।